फाइन स्टूडेंट। तो एडिटोरियल्स, आज हम लोग 4 इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। 205, देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, मस्ती वाला चीज़ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, बोसोन्स, हिग्स बोसोन और बहुत सारा चीज़ जो कि पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है। ये क्या होता है, अभी कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें बहुत गजब चीज़ पाया गया है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड तुम्हारा एडिटोरियल्स आ गया। बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा, मगर बहुत समझने वाला एडिटोरियल्स है ना, बहुत लगेगा, मतलब समझाने में भी लगेगा हमको मेहनत। 206 देखो, आईसेट, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ना आईसेट प्रोग्राम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ। वेरी गुड। ऐसे भी यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि सेमीकंडक्टर पे आई विल हेल्प यू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आई विल हेल्प यू। जो मोदी जी गए हैं तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे बना होगा, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ डील वगैरह हुआ होगा, अच्छा है। अब इसका तो एक लंबा अध्याय लिखाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ किस तरह हमारे रिलेशन, स्टेन वाला रिलेशन से कैसे हम लोग अभी फ्रूटफुल वाला रिलेशन में पहुँचे हैं, तो बताएंगे थोड़ी देर में। 207 देखो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखो ये शुरू में बनाया गया, 2016 में बनाया गया था, जी जिनपिंग ने प्रमोट किया था। सब जरा प्रमोटर भी वही है, ये तुम्हारा बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है इस बैंक का। और ये लाया गया था स्टूडेंट 2016 में वर्ल्ड बैंक को कम्पीट करने के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वर्ल्ड बैंक को कहाँ कम्पीट कर सकते हो तुम। और अभी हुआ क्या कि एक कनाडा का जो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव उसने रिज़ाइन कर दिया इस बैंक से, तो बहुत बड़ा मैसेज गया वर्ल्ड में, क्यों रिज़ाइन किया, क्या रीज़न है, रिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत है उसको, बात समझे। तो इसने बोला कि देखिए ऐसा है कि चाइनीज़ लोग पूरा भरा हुआ है और सब कम्युनिस्ट पार्टी का लोग सब इसमें है, ये ट्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है ये बैंक, इसलिए हम निकलते हैं और इस पर हम रिव्यू भी करेंगे। तो बहुत बड़ा बात है, इसलिए स्पॉटलाइट में आ गया वो चीज़। और ये देखो 208, देखो ये तो और ख़तरनाक चीज़ है। रसिया ने बेलारूस को बाबू न्यूक्लियर वेपन्स दे दिया। बताओ, एक दूसरा कंट्री को न्यूक्लियर वेपन्स दे दिया कोई। और बेलारूस में जो बैठा हुआ वो इंसान देखो, फोटो देखो उसका, वो भी डिक्टेटर ही है। तो अब तुम डिक्टेटर किसी को दोगे तो ये तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल वाला, ये एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कंट्री तो नहीं दिखता। यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल ना। जब न्यूक्लियर का बात हो तो उसके लिए देखते हो इंडिया ने एनपीटीसी भी साइन नहीं किया, मगर इंडिया फिर भी क्या है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, क्योंकि हमारा देखो डॉक्ट्रिन कैसा है कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। जब इसने दे दिया, रसिया ने इसको दे दिया, अब बेलारूस का जो सरकार है, ये जो डिक्टेटर है, इसने भी बोला हाँ हमको मिला है, इसने भी डायरेक्ट बोल दिया कि हमको मिला है, तो ये गलत है। इस तरह न्यूक्लियर वेपन्स बाबू वो लिफाफा नहीं है कि किसी को दे दिए कि रखो बाबू, शादी हो रहा है रखो तुम। और इसमें तो बताया गया कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम फूटा था उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक न्यूक्लियर बम्स दिया है। तो तुम ले कहाँ जा रहे हो वर्ल्ड को। तो ये हॉरिबल प्रेसिडेंट है, हॉरिबल एग्जाम्पल है ये, इस तरह का एक्टिविटी है। बात समझ में आ रहा है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। 205 जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस and effects in everyday life achievements of Indians in science and technology, indigenization of technology and developing new technology। तो ये हिंदू पेपर में आया था 6 जून को, जो कि तुम लोग नहीं पढ़ पाए क्योंकि तुम लोग का क्लास अभी शुरू हुआ है हिंदू पेपर पढ़ने का। ऐसे छोड़ देंगे तो जीवन भर नहीं पढ़ेगा तुम लोग, तुमको पता नहीं है क्या। देखो फर्स्ट पेज मत पढ़ो, फर्स्ट पेज में भी कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सेकंड पेज भी मत पढ़ो, थर्ड पेज चलो, थर्ड पेज देखते हैं, समझे। थर्ड पेज देखो, थर्ड पेज समझो तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखो उससे पहले थर्ड पेज समझने से पहले मेरा बात समझ लो। हमने 9-10 भी किताब पढ़ा है ना, हम लोगों ने 9-10 का किताब पढ़ा, हमने बोर मॉडल भी पढ़ा है, फिर 11-12 में जाओगे तो सब पार्टिकल्स भी पढ़ा है, ठीक है। अब ये सब पार्टिकल्स का अंदर पार्टिकल्स, ये बात समझे। जैसे जूम कर लो इस फिगर को, ये दिया गया है देखो, क्वार्क्स। क्वार्क्स का मतलब ऊपर वाला जो है UCTDSB, ये क्वार्क्स। बस अभी समझो क्वार्क्स कुछ चीज़ होता है, समझे। नीचे है लेप्टॉन्स, जो नीचे फिगर दिया गया ना ग्रीन में, उसको लेप्टॉन्स कहा जाता है।
बोसोन्स जो तुम्हारा ब्लू कलर में दिया गया, और हिग्स बोसोन जो तुम्हारा एच कलर का है। बात समझ में आ गया ना? देखो जो बीच में दिया गया है YZ, ये सब तुम्हारा फोर्स है। 4 टाइप का फोर्स होता है, 4 टाइप्स ऑफ फोर्स जो लगते हैं, चाहे वो न्यूट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में, 4 टाइप का फोर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है। बात समझे? ये बाबू वो नहीं है, 12 का नहीं है, उससे कई गुना ऊपर का है ये। बात समझ गया ना? मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी समझ जाओगे। देखो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है हमारा, जो स्टैंडर्ड जो फिजिक्स है हमारा, उसमें केवल 3 फोर्सेस के बारे में ही डिफाइन कर पाया है ठीक से। एक फोर्स के बारे में कभी भी बताया नहीं कि एक फोर्स कैसे काम करता है, दैट इज़ अ ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसे काम करता है उसके बारे में हमारा जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है उसमें कहीं जानकारी ही नहीं है। बात समझे? लिमिटेशन बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ग्रेविटी को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर दिया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ना स्टूडेंट, उसको ठीक से एक्सप्लेन कर दिया। स्ट्रॉन्ग फोर्स को, हाँ, जो कि देखो स्ट्रॉन्ग फोर्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, वीक फोर्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, मगर ग्रेविटी को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये मॉडल ऑफ फिजिक्स। बात समझे? लिमिटेशन है ये। जैसे देखो कैसे, जैसे बीच में जितना भी दिख रहा है YGWZ, बात समझे, वो फोर्स का नाम है वहाँ पे। G स्टैंड फॉर ग्रेविटी, स्मॉल ग्रेविटी। बात समझे? अब यहाँ पे समझो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फोटोन्स कैरी करता है, जानते हो ना? इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ही इंटरप्ले हो रहा है एक दूसरे से, और वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बात होगा। तो ये कौन करता है? कैरी फोटोन्स करता है। और कैसे करता है? तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का तुम्हारा क्या हो रहा है? इंटरेक्शंस हो रहा है, एंड फोटोन इस चीज़ को कैरी करता है। फोटोन जानते हो, जो सन का जो पार्टिकल्स। अब दूसरा देखो, स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्यों क्या बताया? 4 टाइप का फोर्स होता है स्टूडेंट। तो पहला फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको कैरी करने वाला कौन होता है? फोटोन्स होता है। ये समझते जाओ, सब समझ जाओगे आराम से। स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसको कैरी करने वाला ग्लियोन्स इज अ काइंड ऑफ फोर्स। बात समझे? और जो कि न्यूक्लियो क्या करता है? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स का मतलब क्या है कि न्यूक्लियो को एक साथ कर देगा ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, स्टेबल बन जाए। तो ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ग्लियोन्स है, ग्लियोन्स ही कैरी करता है। जैसे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करने वाला कौन है? फोटॉन्स है। उसी तरह स्ट्रॉन्ग फोर्स को कैरी करने वाला ग्लियोन्स है। और ग्लियोन्स क्या करता है? बहुत सारे न्यूक्लियाई को साथ लाता है और वो स्टेबल पोजीशन देता है उसको, ताकि भाग ना सके और एक स्टेबल तुम्हारा एटम स्ट्रक्चर तुमको दिखे। बात समझ में आ रहा है ना? थर्ड वाला देखो वीक फोर्स, जो कि तुम्हारा दिया गया W और Z दिया गया ना वहाँ पे। हाँ, ये तुम्हारा वो W और Z बोसोन्स है। बोसोन्स मतलब पार्टिकल्स है। बात समझे? और जो कि तुम्हारा जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है सन में, स्टार्स में, तो उस समय इस तरह का फोर्स काम आता है। यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो उसके लिए फोर्स चाहिए ना, वही फोर्स तुम्हारा ये फोर्स है। बात समझे? स्टार्स में हो या फिर सन में हो, तो वो W और Z बोसोन्स के पार्टिकल्स कैरी करता है। जैसे फर्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कौन करता है? फोटोन्स करता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स में ग्लियोन्स करता है, सब पार्टिकल्स स्टूडेंट। तो वीक फोर्स में कौन करता है? W और Z बोसोन्स करता है। ये बात समझ में आ गया ना? बट जो फोर्थ फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटी को, उसको ठीक से तुम्हारा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तुम्हारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। ये बात समझ में आ गया ना? अब देखो स्टूडेंट, जितने भी तुमको क्वार्क्स दिख रहा है ऊपर, ठीक है, क्वार्क्स दिख रहा है, तो क्वार्क्स कैसे बाइंड होगा? बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस। ये फोर्सेस जो दिखाया गया है ना, जैसे उसमें फोटोन्स वगैरह बोल दिया गया है, तो देखो ये कुछ नहीं, यही तुम्हारा ग्रीन कलर का, या तो वो क्वार्क्स है या फिर वो लेप्टॉन्स है। लेप्टॉन्स का मतलब क्या हुआ? सब इलेक्ट्रॉन्स सब, और क्वार्क्स का मतलब हुआ फोटोन्स सब। यानी कि फोटोन्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्वार्क्स, अभी बताऊंगा ऊपर। तो इसमें क्या है, कैसे बाइंड होता है? तो बाइंडिंग फोर्स 4 टाइप का होता है, तो जिसकी वजह से क्वार्क्स तुम्हारा एक स्ट्रक्चर में रहता है और तुम्हारा नीचे वाला लेप्टॉन सब रहता है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ तुम लोग को। ऊपर जाओ, अब ऊपर चले जाओ, ये समझो। हाँ, यहाँ पे समझो क्या समझते हैं हम लोग स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स का। देखो इसका तरीका अलग है समझने का, क्योंकि फर्स्ट वाला पेज में न्यूज़ है, वो न्यूज़ नहीं समझ पाओगे जब तक तुम बेसिक नहीं समझोगे। इसलिए मैं पहले नीचे का बता रहा हूँ तुम लोग को। देखो जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स है, इसमें क्या है तुम्हारा, ये बताता है कि कैसे यूनिवर्स बना है, यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। जैसे हम देखते हैं ना हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक सेल है, तो यूनिवर्स कैसे बना है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, फंडामेंटल चीज़ क्या है वो। देखो इसमें बताता है जो पार्टिकल्स है, जैसे क्वार्क्स बताए थे ना, नीचे चले जाओ, क्वार्क्स को फिर से देखो, ऊपर वाला जो तुमको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, वो क्वार्क्स है, जिसमें क्या क्या हो सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हो सकता है, पॉजिटिव और न्यूट्रल। मतलब न्यूट्रल रहता है वो, अब प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव साइन रहता है,
और नीचे लेप्टॉन्स, फिर नीचे जाकर देखो लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स दिख रहा है तुम लोग ग्रीन कलर का, वो क्या है, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि क्वार्क्स और लेप्टॉन से बना हुआ यूनिवर्स है ये, बात समझे। मेकअप ऑल नोन मैटर, जितना भी हम जानते हैं दुनिया को यूनिवर्स, एक तो देखो यूनिवर्स हमको केवल 5% ही पता है, 95% तुम्हारा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही होता है जो हमें दिखता भी नहीं है। तो एक तो इस थ्योरी का सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि जो 90% जो यूनिवर्स का चीज़ है उसको तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है ये, ओनली ये 5% चीज़ों को ही एक्सप्लेन कर पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन जो कि हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, बात समझे। तो क्वार्क्स का मतलब क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और लेप्टॉन्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जांपल ऑफ लेप्टॉन्स, समझ गए ना, इसी से सब कुछ बना है, करेक्ट। इसमें बताया गया कि कैसे कैरिंग पार्टिकल्स, कैसे तुम्हारा फोर्स कैरिंग पार्टिकल, देखो अभी फोर्स 4 टाइप का पढ़े हो ना, कैसे ये फोर्स की वजह से ये सब क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बनते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स which belong to a broader groups of bosons, जो बोसन है तुम्हारा, इन्फ्लुएंस द क्वार्क्स, कैसे बोसन जो पार्टिकल्स है कैसे वो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, समझा। बोसन जो ग्रुप ऑफ बोसन, क्योंकि बोसन वही जो हिग्स बोसन पार्टिकल्स होगा, ये बताएंगे थोड़ी देर में, कैसे ये वाला चीज़ क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं विद द फोर्स। फोर्स क्या, 4 टाइप का फोर्स हो सकता है। इतना समझ में आ गया तुम लोग को, कोई दिक्कत है समझने में? हाँ, अब आगे देखो, नीचे जाओ, तो क्या समझते हो हिग्स बोसन से, क्या समझते हो? तो यहाँ से तुमको बोसन के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर चीज़ कड़ी को जोड़ना पड़ेगा तुम लोग को, अब बाद में फिर से एक बार बता देंगे अच्छे से। देखो, तो हिग्स बोसन एक टाइप ऑफ बोसन है, बात समझे, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, उस तरह ये भी एक पार्टिकल है, ठीक है। अब देखो इसको क्या किया जाता है कि उसको हिग्स फील्ड में छोड़ दिया जाता है। हिग्स फील्ड बहुत ही तुम्हारा क्या है, बहुत ही हाई एनर्जिक फील्ड है, बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी फील्ड है, यानी कि बहुत तगड़ा एनर्जेटिक फील्ड होता है, उसमें ये पार्टिकल को छोड़ दिया जाता है। तो देखो, इट कैरीज द फोर्स दैट अ पार्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है बोसोन, जब इसको एनर्जी फील्ड में हम डाल दिए, हिग्स फील्ड में डाल दिए, तो कैसे वो इंटरैक्ट करेगा, समझा। वहीं से तुमको पता चला कि यूनिवर्स में किस तरह काम हो रहा है, हाउ दे रिएक्ट, यानी कि बोसन पार्टिकल कैसे रिएक्ट करेगा। बात समझ में आ गया ना? फिर से मैं दोहराता हूँ, समझो, एक एक चीज़ को समझो। यहाँ पे हिग्स बोसन भी क्या है, 1 टाइप ऑफ बोसन पार्टिकल्स, बात समझे। और इसको तुम्हारा क्या किया जाता है, एक एनर्जी फील्ड में छोड़ दिया जाता है, बहुत हाई एनर्जी के साथ छोड़ दिया जाता है ताकि कोलाइड कर सके वो, बात समझे। और क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, वही जो एक्सपीरियंस होगा वही यूनिवर्स में प्रेजेंट है, यानी कि हम यूनिवर्स का स्ट्रक्चर को जानना चाह रहे हैं, बात समझे। फॉर एग्जांपल देखो, जब इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करेगा हिग्स फील्ड के साथ, जो हिग्स फील्ड मतलब इलेक्ट्रो हाई एनर्जी फील्ड है, करेगा, तो इट एक्सपीरियंस जो होगा आर ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द हिग्स बोसन, क्योंकि जो हिग्स फील्ड में बोसन पार्टिकल्स रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सपीरियंस होगा, बात समझे ना, इलेक्ट्रॉन का एक्सपीरियंस होगा, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बोसन इन्फ्लुएंस, क्योंकि बोसन इज अवेलेबल इन योर एनर्जी फील्ड। सिंस ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स, देखो हमारा जितना भी मैटर है यूनिवर्स में सब तुम्हारा इसी पार्टिकल से बना है, और कैसे ये सब पार्टिकल कैसे सब हिग्स बोसन के साथ सर्वाइव कर पाता है, वहीं से हमें पता चलता है यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे हिग्स पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बात समझे। तो हम जो अभी हम बताएंगे कि लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर जो सेन ने प्रमोट किया था, वहीं से हिग्स बोसन वाला पार्टिकल का निर्माण हुआ है। हिग्स बोसन मतलब क्या, बोसन हमारा है ना, जानते हो कि इसमें इंडियन साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये फील्ड में यानी कि हिग्स पार्टिकल साथ कैसे रिएक्ट करेगा, उससे हमको पता चलता है कि यूनिवर्स में फंडामेंटल में क्या हो रहा था। अब जब ये चीज़ हम पता कर लेंगे तो यूनिवर्स को पता करना बहुत आसान हो जाएगा। मगर क्रिटिक्स ये कहते हैं कि तुम कितना पता करेगा, 5% पता करेगा, 95% तो पता करेगा नहीं कर सकते हो तुम इस थ्योरी से। बात समझ में आ रहा है ना? तो और समझ में आएगा, यदि कुछ समझ में नहीं आया तो और आगे आ जाएगा तुम लोग को, डोंट वरी। देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, इसमें लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, ये समझो LHS, देखो ये जो लार्ज हाइड्रो जो कोलाइडर है वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सीलरेटर है, जहाँ पे पार्टिकल को ना बहुत स्पीड पे आगे बढ़ाया जाता है, बात समझे। ये लगभग तुम्हारा बहुत बड़ा होता है, 27 किलोमीटर का तुम्हारा ये समझे ना, इसके अंदर रहता है, मैग्नेट्स लंबा रहता है ये। LHS कंसिस्ट ऑफ 27 किलोमीटर रिंग ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। इसमें क्या है, तुम्हारा एक्सीलरेट होगा, कोई भी पार्टिकल है तो बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट होगा, आगे बढ़ेगा वो, बात समझे।
और ये कब किया गया था? ये LHC यानी कि लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर कब बनाया गया था? ये तुम्हारा 10 सितंबर 2008 को बनाया गया था, समझ गए ना। और ये जाता है तुम्हारा यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सन को जाता है इसको क्रेडिट, ठीक है, जिन्होंने बहुत प्रयास करके 2008 में बनाया था। उसमें लगभग 10,000 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे और मोर देन 100 कंट्रीज इन्वॉल्व थे, तब जाके इस तरह का इतना बड़ा आर्किटेक्चर बना है, समझे। 27 किलोमीटर वाला तुम्हारा लॉन्ग टनल है, उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट सब है, समझ में आ गया ना। देखो अंदर एक्सीलरेटर के अंदर क्या होता है, 2 हाई एनर्जी पार्टिकल बीम, 2 बहुत ही एनर्जी पार्टिकल बीम को छोड़ा जाता है, समझे, और बाद में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो दे आर गाइडेड, और एक्सीलरेटर आसपास रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ताकि बहुत बढ़िया से वो कोलाइड कर सके, लंबा समय तक ट्रेवल करे, देन इट विल कोलाइड टू ईच अदर। देखो जब कोलाइड होगा स्टूडेंट, इट विल गिव यू द रिजल्ट, ये आपको रिजल्ट देगा। कैसे रिजल्ट देगा? तो देखो, तो हाउ वाज द हिग्स बोसन क्रिएटेड, हिग्स बोसन आया कैसे? तो हिग्स बोसन इसी एक्सपेरिमेंट से आया है। देखो तो LHS created Higgs boson by accelerating billions of highly energetic protons into a head-on collision। यानी कि बहुत सारे, जैसे बीम ऑफ लाइट छोड़ा जा रहा है, बीम ऑफ लाइट में कितना फोटोन्स होगा, सही बात है ना, बीम ऑफ लाइट में बहुत सारा फोटोन्स होगा, और हाई एनर्जी से उसको छोड़ा जा रहा है। 27 किलोमीटर का तुम्हारा वो लॉन्ग टनल है, बात समझे, सुपर मैग्नेट लगा हुआ है उसमें। तो हुआ क्या स्टूडेंट की हाईली एनर्जेटिक प्रोटॉन को छोड़ा गया, हेड ऑन कॉलिजन, एक तुम्हारा प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ टकराएगा, हेड ऑन कॉलिजन होगा। देखो उसी से क्या हुआ, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, और तुम्हारा पार्टिकल जो रिलीज हुआ उसी को हम हिग्स बोसन कहते हैं। बात समझ में आ गया ना, हिग्स बोसन क्या होता है? तो हिग्स बोसन इस तरह आया फोटोन को टकराने से, वो भी अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, बात समझे। तो ये एज इट इज अ हैवी पार्टिकल हिग्स। अब देखो हिग्स बोसन क्या है तुम्हारा, वो भी अनस्टेबल है। अब देखो गजब बात ये हुआ कि शुरू में लोग को लगा कि चलो ठीक है हिग्स बोसन ही सबसे छोटा पार्टिकल होगा, ये हो गया, फोटोन टकराया, ये मिल गया। बाद में क्या पता चला स्टूडेंट कि हिग्स बोसन भी डिके हो सकता है, और ये 2 फॉर्म में डिवाइड हो सकता है, जेट बोसन एंड फोटोन। ये सरप्राइजिंग चीज़ है, ये पहले पता नहीं था, क्योंकि इसमें बताया गया कि लगभग आप 1000 हिग्स बोसन को टकराओगे ना, तब जाकर उसमें से कोई एक डिके होके जे बोसन और एक फोटोन बनेगा, यानी कि 1000 टकराने के बाद एक बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि लगातार नहीं होने वाला एक्सपेरिमेंट है ये, ऐसा नहीं कि एक ही टकरा दिया और हो गया आपका। तो 1000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद यू विल गेट कि हिग्स बोसन डिके होके जे बोसन में और एक फोटोन में कन्वर्ट हो रहा है। ये अपने आप में खास बात है। क्यों? अब हिग्स बोसन तक तो ठीक था, ये जेट बोसन और फोटोन भी आ गए, इसका मतलब क्या कि और डीप जा रहा है वो चीज़, क्योंकि वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल रहेगा तो तोड़ता है ना, एनर्जी निकलता है ना वहाँ से, कोई भी चीज़ अनस्टेबल हो तो। समझ में आया ये चीज़ तुम लोग को? किस लिए समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? मैं बता दूंगा और अच्छे से। देखो हाँ, अब फर्स्ट पेज जाओ। नहीं समझ में आया तुम लोग को? अरे मैंने तो कोशिश किया है समझाने का। देखो यहाँ पे अब फर्स्ट पेज देखो, अब समझो यहाँ पे समझो। फर्स्ट एविडेंस ऑफ द रियल प्रोसेस ऑफ हिग्स बोसन डिके। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा बात हुआ है कि भाई हिग्स बोसन तो ठीक था, वो भी डिके हो सकता है, वो भी जेट बोसन और एक फोटोन में कन्वर्ट हो सकता है। तो वही तो बात न्यूज़ है। अब ये समझोगे इस न्यूज़ को। देखो द डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसन एट सन लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर इन 2012। तो इसे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन पार्टिकल फिजिक्स में आ गया। ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। क्यों? क्योंकि हिग्स बोसन का निर्माण हुआ है। अभी तक हिग्स बोसन के बारे में कोई जानता ही नहीं था। मगर उससे भी खतरनाक बात क्या हुआ कि हिग्स बोसन भी तुम्हारा क्या डिके हो सकता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। बात समझ में आ रहा है? नंबर 1। अब उसके बाद देखो, साइंटिफिक कम्युनिटी हैज़ बीन डिलीजेंटली इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस यूनिक पार्टिकल। यानी कि जो हिग्स बोसन है इसके बारे में साइंटिस्ट और क्यूरियस है जानने के लिए, ठीक है, कि कैसे प्रोड्यूस हुआ और कैसे बाबू यहाँ से वो डिके हो सकता है। रिसेंटली देखो साइंटिस्ट को पता चला ना पहली बार कि हिग्स बोसन भी तुम्हारा डिके हो सकता है जेट बोसन में, समझे। एंड जो फोर्स लग रहा है वो वीक फोर्स है, द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैरियर ऑफ द वीक फोर्स एंड फोटोन एंड द कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी कि वीक फोर्स की वजह से हो रहा है। हम बताए थे ना फोर्स 4 टाइप का होता है, यही फोर्स की वजह से इंटरेक्शंस होता है स्टूडेंट, बात समझे। तो द हिग्स बोसन decay could provide indirect evidence of the existence of particle beyond those predicted by the standard model of particle physics।
अब बोला कि जो हमारे पास अभी जो पार्टिकल फिजिक्स का जो मॉडल है, कहीं ना कहीं अभी जो हिग्स बोसन तुम्हारा डिवाइड हो कि जेट बोसन और एक फोटोन में डिवाइड हुआ है, मतलब कन्वर्ट हुआ है, इसे कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा कुछ मिल सकता है जो अभी तक नहीं मिला है पार्टिकल फिजिक्स के मॉडल्स से, बात समझे, और हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ये न्यूज़ समझ गए ना, न्यूज़ कि सर देखो मैं इसको बताता हूँ तुम लोग को अब लेमन टर्म्स में, ठीक है, लेमन टर्म मुझे पता है कि ये डिफिकल्ट होगा और होना भी चाहिए। एक तो मैंने लाइन टू लाइन पढ़ा के मैंने तुमको बता दिया, अब सिंपल समझो को हुआ क्या ये चीज़। देखो सब एटॉमिक पार्ट जो जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एटम का न्यूट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, दुनिया भर का चीज़, उसको हम डिवाइड कर दिए, क्वार्क्स बोल दिए, ठीक है ना, और एक क्या बोले हैं देखो तो जरा, एक क्वार्क्स बोले, एक इलेक्ट्रॉन्स बोले हैं, है ना। क्वार्क्स में तुम्हारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ गया है, करेक्ट, और इलेक्ट्रॉन्स में तुम्हारा क्या आ गया, हाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। आखिर इसी के इंटरेक्शन से एक तुम्हारा एटम बनता है। जैसे एटम का न्यूक्लियस में देखोगे तो बाबू क्या रहता है, जरा बताना हमको, क्या क्या रहता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और ऊपर में घूमते रहता नहीं है, और बीच में फोर्स लगता है ना, तब जाके एक स्ट्रक्चर बनता है। तो देखो नया नया चीज़ मिल रहा है यहाँ पे, ये हमारा स्टैंडर्ड मॉडल था अभी तक का। मगर जो 2008 के सेन जो CERN के प्रयास के वजह से जो लार्ज कोलाइडर जो बना हमारे पास, हाइड्रोजन कोलाइडर जो 27 किलोमीटर तक तो जिसका टनल है, वो बनाया इसलिए गया था कि ताकि उस पर पार्टिकल पे रिसर्च हो सके। और उसमें क्या है, सुपर कंडक्टर लगा हुआ है, मैग्नेट सब लगा हुआ है, उसमें क्या है कि 2 बीम ऑफ लाइट यानी कि 2 बीम ऑफ फोटॉन्स उसको छोड़ दिया गया, ठीक है ना, और लंबा यात्रा करवा के उससे कोलाइड करवाया गया। जब दोनों कोलाइड हुआ, एक फोटोन और एक फोटोन जो हाई स्पीड में है, जब कोलाइड हुआ तो पता चला एक पार्टिकल जन्म ले लिया, वही हिग्स बोसन है, बात समझा, वही हिग्स बोसन, यानी कि पार्टिकल सर्वाइव करता है। एक पार्टिकल और भी है जो पता ही नहीं था दुनिया में कि ये भी पार्टिकल हो सकता है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, बात समझो। अब बाद में क्या पता चला रिसेंटली कि आप बताओ हिग्स पार्टिकल से भी नीचे पार्टिकल कुछ है, वो भी डीके हो सकता है, जेट बोसन और एक फोटोन में कन्वर्ट हो गया वो। तो कहने का मतलब ये अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स एडिटोरियल्स का कि जो पार्टिकल फिजिक्स है वो इवॉल्विंग स्टेज में है, अभी अंदर और क्या होगा नहीं पता किसी को। और जो 4 फोर्सेस है अभी तक, जो आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपका जो मॉडल है पार्टिकल फिजिक्स का, उसमें 4 फोर्सेस है रीजन, जिसकी वजह से तुम्हारा बाइंड होकर रहता है, समझे, क्वार्क्स और तुम्हारा ये जो सेकंड वाला जो बताया है ना, ये क्वार्क्स और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो बाइंड होकर रहते हैं, इसके पीछे रीजन तुम्हारा 4 टाइप का फोर्सेस हो सकता है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो सकता है, वीक फोर्सेस हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, एंड चौथा ग्रेविटी हो सकता है। मैं ग्रेविटी को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये जो पार्टिकल जो मॉडल है आपका, पार्टिकल फिजिक्स का जो मॉडल है, बात समझे, इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैं तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ये बेसिक्स बताया गया बाद में, बात समझे। और अभी क्या हो रहा है कि पार्टिकल फिजिक्स में और नए नए चीज़ ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए ना एक बहुत बड़ा तोहफा है यूनिवर्स को समझने के लिए। क्यों, और भी नीचे जा सकता है चीज़ सब। होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को, बात समझे, आप पढ़ोगे इसी साथ पढ़ोगे तो होप तो समझ में आ जाना चाहिए। लास्ट का देखो स्टूडेंट, लास्ट का हाउएवर, हाँ लिमिटेशन तो है, लिमिटेशन तो रहता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि चलो ठीक है आप यूनिवर्स तुम समझ लोगे, हाँ, जो कि तुम्हारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स नहीं बता सकता है, अच्छी बात है। जैसे हिग्स बोसन गिव्स मास टू क्वार्क, आप देखो इससे तुमको क्वार्क्स का मास क्या है वो पता चल जाएगा, ये सभी चीज़ तुमको पता चल जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात ये है स्टूडेंट कि तुम क्या चीज़ के बारे में पता करना चाहते हो। तुम्हारा 95% जो यूनिवर्स है वो तो तुम्हारा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है, तो उस समय तो स्टैंडर्ड मॉडल फिट ही नहीं करेगा। और ये जो अभी ला रहे हो तो ये तो स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ा ऊपर का चीज़ है, उतना भी ऊपर का चीज़ नहीं है कि ये तुम्हारा डार्क एनर्जी और डार्क वेव को कवर कर सके। तो आप अभी भी अपने मॉडल पे बहुत छोटे लेवल पे ही हो, नीचे ही हो, अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है इसमें। आर गेटिंग भी, समझ गए ना। और ग्रेविटी का तो एक्सप्लेनेशन हुआ ही नहीं अभी तक, ग्रेविटी क्यों होता है, कौन सा फोर्स लगता है ग्रेविटी में, क्यों होता है, ग्रेविटी की वजह से 2 कंबाइन होकर रहता है, इसका अभी तक उत्तर नहीं है। इससे भी, इस मॉडल से भी कहाँ पता चला ग्रेविटी के बारे में, बात समझे, ग्रेविटी के बारे में पता नहीं है, समझ गए ना। हाँ, और देखो इसमें ये भी बताया हाउएवर वी डू नॉट येट नो वेदर द हिग्स बोसन आल्सो गिव्स मास टू न्यूट्रिनोस, क्या न्यूट्रिनोस का मास हो सकता है। देखो इस पे तो रिसर्च चला ही था, इसके लिए तुम्हारा नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फिजिक्स में। क्या न्यूट्रिनोस का मास हो सकता है, जो जानते हो कभी भी इंटरेक्ट करता है और चला जाता है, पता ही नहीं चलता है हम लोग को। तो क्या हिग्स बोसन का एक्सपेरिमेंट से
जो डिके हो रहा है, इससे क्या हमको पता चलेगा कि न्यूट्रॉन्स का मास होता है या नहीं होता है? यानी कि अभी भी बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, बात समझे? यानी कि मास न्यूट्रॉन्स का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा पार्टिकल है बच्चे लोग कि हम लोग को क्रॉस कर जाता है, पता ही नहीं चलता है। स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा ट्रैवल करता है, कहा जाता है न्यूट्रॉन्स को, क्रॉस करेगा पता ही नहीं चलेगा। क्या इसको इसका मास होगा कि नहीं होगा, इस एक्सपेरिमेंट से पता चल सकता है। सेकंड क्या है कि जो 95% यूनिवर्स को जो अनएक्सप्लोर्ड अभी मतलब एक्सप्लोर नहीं किए हैं अभी तक, क्या उसको हम जान सकते हैं? क्या ग्रेविटी के बारे में जो फोर्स जो नहीं बता सकता है मॉडल फिजिक्स, क्या ये बता सकता है? ये सब सवाल है अभी भी। मैं ठीक है, वी शुड हैप्पी, इसलिए साइंटिस्ट लोग खुश है इस चीज़ को लेके कि चलो कम से कम ये तो पता चला कि हिग्स बोसन के बाद भी और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो भी डीके होके। बट वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 10,000 में या 1000 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, यानी कि बहुत ट्रायल करना पड़ेगा, तब जाकर वो डीके होकर तुम्हारा जेट बोसन में जा रहा है। बात समझ में आ गया ना? हाँ, हो गया। देखो आगे बढ़ो। जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। देखो हाल फिलहाल में आया है हिंदू पेपर में 18 जून, ठीक है, बहुत पास का है। देखो अब थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया वाला कहानी। देखो इधर सुनो बच्चे लोग, तुम लोग सुन चुके हो या भूल भी गए होंगे। हमने पोखरण टेस्ट किया 1998 में, हम पे सैंक्शन लग गया, ठीक है, सैंक्शन लग गया। क्रायोजेनिक इंजन बाबू हमको नहीं दिया यूनाइटेड स्टेट्स, हम रसा से मंगवाए हैं, तब जाके GSLV हमारा हुआ है। और वही अभी तुम GSLV को MLV कह देते हो, कन्वर्ट करके नाम चेंज हो गया ना, GSLV का MLV हो गया। तो कोई बात नहीं, मनमोहन जी कोशिश किए, मनमोहन जी 2005 में गए थे वहाँ पे, और हमारा न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुआ था, याद है तुम लोग को? न्यूक्लियर सिविल डील साइन हुआ था। मगर फिर भी कुछ इरिटेंट तो था इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद में। अब ये इरिटेंट्स को फुली कोई ख़त्म किया है, यानी कि पास्ट का जो हेजिटेशन को कोई फुली ख़त्म किया है, तो वो हमारे मोदी जी हैं। 2014 के बाद हम पूरा स्विफ्ट चले गए और यूनाइटेड स्टेट्स के फोड़े में चले गए हम लोग। और यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का अभी पिक का रिलेशन है ये, इससे इतना बढ़िया रिलेशन नहीं था बाबू। पहले हमारे भारत के पहला प्रधानमंत्री होंगे मोदी जी, जो 2 बार यूनाइटेड US कांग्रेस को एड्रेस कर चुके हैं। ओनली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। जवाहरलाल नेहरू को भी ये सौभाग्य नहीं मिला था। गर्व का विषय होना चाहिए अभी प्रेजेंट को, बाद में तो इतिहास लिखाएगा ये सब चीज़, बात समझे ना? अब जानते हो, अब इंडिया को भी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स, क्यों नहीं चाहिए? इंडियन डायस्पोरा भरा हुआ है वहाँ पे, हमारा इंडियन डायस्पोरा भरा हुआ है। वहाँ का जो टॉप मैनेजमेंट है कंपनी सबका, हमारे इंडियंस ही, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, है ना, ये तुम उसका देख लो, अल्फ़ाबेट का देख लो, गूगल का, उसमें भी तो वही है। तो हमारा मैन पावर तो बहुत भयानक काम कर रहा है वहाँ पे। इंडियन डायस्पोरा का बहुत पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत तगड़ा है। दूसरी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है तो हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। गजब का कोलैबोरेशन बनेगा दोनों के बीच में। और अभी इंडिया को वो चाहिए। चाइना इधर उड़ रहा है टेक वार, चाइना आगे जा रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स को चाहिए कि नहीं चाहिए अभी इंडिया? दूसरी बात है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। बहुत बड़ा पॉपुलेशन होने का फ़ायदा भी है। अब यूरोप को सब एक साथ कर दो तो फिर भी इंडिया का पॉपुलेशन के बराबर नहीं है उसका। यूरोप साथ कर दो तो यूरोप बहुत छोटा मार्केट है। और अभी इंडिया में देखो, अब इंडिया देखो, अब ऐसा नहीं कि इंडिया लेबर ओरिएंटेड बस रह गया। पहले क्या था, तुम्हारा आउटसोर्सिंग होता था कि जो गरीब देश है वो जो कम लेगा तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट, जो कम लेगा सैलरी उसको दे दो। जैसे चाइना के साथ शिफ्ट हुआ था ना, यूनाइटेड स्टेट से चाइना की तरफ शिफ्ट हुआ था। अभी इंडिया में बड़े बड़े कंपनी तो आ ही रहे हैं, मगर साथ साथ में मेन इकोसिस्टम भी आ रहा है। जैसे एप्पल देखो, एप्पल स्टोर खुला कि नहीं खुला? 2 स्टोर खुला है एप्पल, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, महाराष्ट्र के पास में। तो ये सब दिखाता है, ये सब चीज़ कि यस, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक सीमेंटिंग टाइज है, ठीक है। और हम बहुत बढ़िया से आगे बढ़ रहे हैं। और इंडिया जानते हो रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, और इंडिया डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है इंडिया का, बात समझे? तो इसी चीज़ का देखो परिणाम ये निकला तुम्हारा कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट अनाउंस किए थे, मई में ही अनाउंस किए थे, और अभी मोदी जी गए तो इस पर बात हुआ है। ये क्या होता है बाबू? ये सब जो क्रिटिकल और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो भारत के पास नहीं है, वो भारत को मिल जाएगा। कितना फ़ायदा होगा हमें, देखो तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। हाँ देखो, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स देखो रोड मैप बना रहा है,
ताकि और डीपर कोलैबोरेशन कर सके ये सब क्रिटिकल एरियाज में। देखो ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी हुआ था, याद है ना तुम लोग को? ट्रैक 1.5 बताए थे ना, जिसमें गवर्नमेंट भी रहता है, साथ में तुम्हारा जो प्राइवेट प्लेयर। देखो डिनर हुआ था ना, हमारे गए थे ना, अडानी सब गए थे वहाँ पे, अंबानी लोग गया था, वो समझ गए ना? यानी कि तुम्हारा प्राइवेट लोग भी बैठे रहेंगे, नॉन गवर्नमेंटल के लोग भी बैठे रहेंगे, जो सरकार में नहीं है वो भी बैठे रहेंगे। इस तरह का जो सम्मेलन होता है उसको ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी कहा जाता है। ट्रैक 1 का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ओनली। और ट्रैक 2 क्या होता है? ओनली प्राइवेट प्लेयर, ताकि टेंजिबल रिजल्ट कुछ आ सके, पॉजिटिव रिजल्ट। बताए हैं तुम लोग को उसमें, कोर्ट सेशन में बताए हैं ये चीज़। बात समझ में आ गया? तो ये कौन सा डायलॉग था? ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी था। समझ गए ना? दोनों ही तुम्हारा अमेरिकन काउंटर पार्ट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों ही साथ में बैठ के किए थे कि यस, है ना, आईसीटी पे काम किए थे दोनों बैठ के। 1 पॉइंट ट्रैक था ये, 1.5 डायलॉग कहा जाता है इसको। बात समझ में आ गया ना बच्चा लोग? इधर देखो, ये ज़्यादा फॉर्मल वे नहीं है, आराम से बात कर रहे हैं, सुस्ता रहे, पानी पी रहे, चाय पी रहे, बढ़िया से बात कर रहे हैं। सरकार भी है और हमारा इधर प्रतिनिधि भी है, हमारा जो बेस्ट जो आदमी होगा, जिस फील्ड में होगा, जो प्राइवेट लोग हो वो भी बैठा रहेगा, जिसको एक्सपीरियंस है। जैसे देखो, जैसे हमारा जो मालिक है ये इधर का, इंडिया का, वो बहुत फेमस है ना, क्या नाम है, हम भूल रहे नाम, वो भी गए थे डिनर करने के लिए। TCS का है या फिर किसका? विप्रो का जो मालिक है, महिंद्रा हो या फिर दूसरा असीम प्रेम जी हो गए, ये सब लोग गए थे। ट्रैक 1.5 में इन्वॉल्व रहेंगे। बात समझे? कहाँ कहाँ पे काम करेंगे, कौन सा क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को ये चीज़? सेमीकंडक्टर और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, 5G 6G, इस पे काम होना है। देखो बहुत बढ़िया बात है ना? कोशिश रहेगा कि टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छे से कोऑपरेट करें एक दूसरे को। आगे देखो स्टूडेंट, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जो जानते यूएस कांग्रेस ने व्हाइट हाउस में देखो ये सब बोला है कि दोनों बेस्ट है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बचा के रखेंगे हम, एक दूसरे में म्यूचुअल ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, दुनिया भर का चीज़ बोला गया है। हाँ, रीजन कुछ और होता है, तुम लोग पता है। इंडिया को अभी चाहिए, इंडिया को आगे बढ़ना है ना, उसको भी इंडिया चाहिए, क्योंकि उसको भी आगे बढ़ना है। तो एमर्जिंग, देखो एमर्जिंग इकोनॉमी को तो आँख उठा के देख नहीं सकते हो। एमर्जिंग इकोनॉमी अलग चीज़ होता है, ठीक है ना? वो पावर में है अभी, वो अभी उठेगा। जैसे वियतनाम को अभी कुछ नहीं बोल सकते हो तुम, वियतनाम कुछ एमर्जिंग इकोनॉमी है वो, समझे? तो यहाँ पे देखो, तो बिल्कुल इंडिया और यूएसए देखो ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है। अब देखो हुआ क्या, कोविड-19 के बाद जो ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम है वो टूट गया। जानते हो ना कि कहाँ कहाँ सामान ला रहे थे, कोविड की वजह से टूट गया, चाइना पे ओवर रिलाई हो गए। अब ये चीज़ ना हो। अब याद करो, तुम लोगों को फ्रेंड शोरिंग और रीशोरिंग बताया गया था, ठीक है? तो अभी कॉन्सेप्ट है फ्रेंड शोरिंग का, जो अच्छा दोस्त लोग है, अच्छा कंट्री है, जिसका डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है, उसके तरफ शिफ्ट करो। और एप्पल भी एक एग्जांपल है उसका कि एप्पल वाला हमारा आया है कंट्री में। बात समझे? फ्रेंड शोरिंग का टाइम है, तो वही बोल रहा है कि साथ में को प्रोडक्शन करना है, को डेवलपमेंट करना है, बहुत सारा चीज़ में। बात समझे? गवर्नमेंट में कॉपरेट करना है, बिजनेस में, इंस्टीट्यूशन में, बहुत सारा चीज़ है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ऐसे आईसीटी पे क्या क्या करेंगे स्टूडेंट? तो रिसर्च एजेंसी पार्टनरशिप बनाया जाएगा ताकि एआई जैसा एरियाज पे काम हो सके। न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन बनाया जाएगा, समझे ना, ताकि टेक्नोलॉजी कॉपरेशन पे और ज़्यादा काम हो सके। कॉमन स्टैंडर्ड, जैसे देखो इंटरनेट का कॉमन स्टैंडर्ड है ना, जैसे कल ही हम लोग बात किए थे एडिटोरियल्स में कि हेल्थ के लिए भी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए। बात समझे? हाँ, डिफेंस जो स्टार्टअप है वो और ज़्यादा बढ़े आगे। ऐसे भी देखते हो ना, हमारे स्टार्टअप स्पेस में भी कितना बढ़ा है पहले कंपैरिजन में, विक्रम एक्स, ठीक है? देखो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम और डेवलप्ड हो। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में देखो हमारा इसरो कम है क्या? नासा तो पहले से बेहतरीन है, तो बहुत अच्छा कॉपरेशन होगा। 5G, वही वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, देखो 5G 6G में काम हो। ओपन रैम नेटवर्क, ओपन रैम नेटवर्क मतलब देखो रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर का वगैरह होता है, उस पर और बेहतरीन काम हो सके। अच्छा है, बहुत फ़ायदा होगा हमारे इंडिया को। देखो तो क्या है प्रोग्रेस, बोथ द कंट्री बोला कि यस अभी तक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस रहा है। और कल ही देखो ना, कल ही हम लोग बताए थे, कल हम लोग किए थे ना कि इंडिया सेकेंड रिसिपिएंट है उसका सेमीकंडक्टर का एफडीआई में इस बार सेकेंड रैंक पे आया है इंडिया इन अट्रैक्टिंग द एफडीआई सेमीकंडक्टर में आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। और बस तुम्हारा चाइना को $0.5 मिलियन था ऐसे कुछ। तो उस केस में तो कहेंगे इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो ठीक है, प्राइवेट डायलॉग, पब्लिक प्राइवेट डायलॉग हुआ, देखो ये सब चीज़ को ओपन रैम 5G 6G के ऊपर
बहुत अच्छा चल रहा है, समझे ना। और इसके लिए देखो हमारा क्या किए, एक छोटा एक कमेटी भी बनाया गया, सब कमेटी भी बनाया गया सेमीकंडक्टर के ऊपर, एक सब कमेटी बनाया गया सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो काम बहुत अच्छा हो रहा है स्टूडेंट। तो बिल्कुल अब देखो ये था तुम्हारा मोदी जी जाने से पहले का न्यूज़ था ये देख लो ना तुम्हारा डेट कब का है ये। अब जो मोदी जी वहाँ पे गए हैं तो क्या क्या चीज़ पे काम हुआ है वो भी न्यूज़ में आ जाएगा, वो भी एडिटोरियल्स में आ जाएगा, देखेंगे क्या क्या कोलैबोरेशन हुआ है। मैं ये सब 4-5 विषय था जहाँ पे कोलैबोरेशन होने को था, समझ गए ना। आगे देखो कैनेडियन एग्जीक्यूटिव उसने डेजिग्नेशन दे दिया। तो जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कभी बनाया था 2016 में जो बनाया था जी जिनपिंग ने, ये समझ के कि ये वर्ल्ड बैंक को क्या करेगा, कम्पीट करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझे। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरम, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, ये हिंदू पेपर में आया था 18 जून को। देखो यहाँ पे सडन रेजिग्नेशन दे दिया कनाडा, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारा कंट्री इन्वॉल्व है। ये जो AIIB है जो हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो बैंक है, इसमें बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व है। इसमें 100 कंट्री लगभग होगा, फाउंडिंग कंट्री लगभग 50 कंट्री था, और अभी 100 ऐसे कुछ बहुत सारे मेंबर्स इस कंट्री में। तो कनाडा भी इसके मेंबर है। तो ये भी एक एग्जीक्यूटिव था कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पे, बट उसने सडन रेजिग्नेशन दे दिया। तो सडन रेजिग्नेशन दे दिया तो स्पॉटलाइट में आ गया वो, कैसे कैसे हो सकता है भाई, बात समझे। तो देखो एज पर कैनेडियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उसने क्या बोला है कि देखिए ऐसा है कि AIIB बैंक में ना जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना का, वो उसका वर्चस्व है, उसका डोमिनेंस। तो कनाडा बोला है कि हम इस पर रिव्यू करेंगे इस चीज़ पे, बात समझे। और जानते हो कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक पूरा बीजिंग में है ये। तो बीजिंग में चाइना के अंदर जो रहता है तो चाइना अपने हिसाब से ही गवर्न करता है उस चीज़ को, हम जानते हैं। बाहर से भी कुछ भी आता है तो चाइना स्टील कर लेता है टेक्नोलॉजी को, चाइना चलने नहीं देता है, बात समझे ना। देख लो यहाँ पे बीजिंग में है, बीजिंग तुम्हारा ईस्ट कोस्ट में है स्टूडेंट, समझे, बीजिंग ईस्ट कोस्ट में है। आगे देख लो, थोड़ा हिस्ट्री जान लो, क्यूरियोसिटी तो होगा ही तुम लोग को। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है क्या, है ना। इसका हेडक्वार्टर मैं बता चुका हूँ तुम लोग को, बीजिंग में है। ये स्टार्ट हुआ था 2016 में। उसमें देखो लगभग वही 57 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थे, जिसमें इंडिया भी एक है, ठीक है। इंडिया का सेकंड शेयर है। फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा शेयर है ये तुम्हारा किसका, चाइना का, उसका सेकंड इंडिया है, फिर रसा सब आएगा। अब देखो मेंबरशिप क्या है तुम्हारा, अभी देखो ये फैल के 100 कंट्रीज का मेंबर है अभी। इसका मतलब कह सकते हो कि अच्छा खासा मेंबर है एशियन, है ना, AIIB का भी। और देखो चाइना का कितना है तुम्हारा वोटिंग पावर, 26.58% है। अब देखो क्या है इसका मतलब, देखो इसका पैसा बहुत ज़्यादा है इसमें। देखो $27 बिलियन इसका अपना इन्वेस्टमेंट है उस बैंक में। अब देखो ये क्या होता है वोटिंग पावर, यहाँ समझो, कोई भी डिसीजन लेना है, बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दो, कोई भी डिसीजन लेना है तो 75% वो होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, 75% तुम्हारा अप्रूवल होना चाहिए। चाइना अकेले ही तुम्हारा 26.58 है, यानी कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो बिना चाइना से नहीं हो सकता है, बात समझ लो। कोई भी प्रपोजल होगा तो बिना चाइना से पूछे हुए नहीं हो सकता, और चाइना का बनता भी है क्योंकि चाइना तुम्हारा लार्जर शेयर होल्डर है उसमें। देखो वहाँ पे इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, 7.6% तुम्हारा वोटिंग पावर है, और कितना हमने दिया है, $8 बिलियन दिया है। उसका देखो आफ्टर चाइना और रसिया देखो थर्ड लार्जेस्ट है, 5.97 है, उसका जर्मनी एंड बहुत सारा। हाँ, उस समय यूके और जर्मनी को मना किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, मत जाओ, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जानते हो कि ट्विन सिस्टर को प्रमोट किया वहाँ पे IMF और तुम्हारा वर्ल्ड बैंक को, तो मना किया था जर्मनी और जितने भी डेवलप कंट्री हैं इधर यूरोप का। मैं ये लोग बोला नहीं नहीं हम जाएंगे, ये चला गया। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ने उस समय मना किया था लोग को। तब अब ये कंट्री लोग अपने हिसाब से चलेगा क्योंकि चाइना पे डिपेंडेंट है यूरोप के कंट्रीज से, जानते हैं ना। BRI देखो, बेल्ट रोड इनिशिएटिव कहाँ तक पहुँचा, यूरोप तक चला गया है वो। आगे देखो स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्टिव देखो उस समय क्या बोला था जी जिनपिंग ने जब ये लॉन्च किया था 2016 में AIIB, तो उसने कहा देखो ये, अब देखो इसमें जितना भी चीज़ बोला गया उसका कुछ इंडिकेशन है। उसने कहा था कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होगा, मल्टीलैटरल प्रोसीजर्स होंगे, ट्रूली इंटरनेशनल होगा, रूल बेस्ड होगा, और हाई स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन होगा। देख रहे हो, बहुत बढ़िया होगा इंस्टीट्यूशन, और इसका जो काम होगा वो एशिया में इकोनॉमिक ग्रोथ करना होगा और पूरा दुनिया में करना, यानी फर्स्ट फोकस एशिया की तरफ है। इसमें ठीक है, ये प्लान में ही था कि एशिया को फोकस करना, क्योंकि एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है ना, तो एशिया को फोकस करना है। हाँ, प्रेसिडेंट देखो जी जिनपिंग ने, ठीक है, थोड़ा सा वो करते हुए क्या बोला था कि हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस सिस्टम है वो इक्विटेबल होना चाहिए, जस्टिसेबल होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। कहने का मतलब वर्ल्ड बैंक की तरह नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। वो वर्ल्ड बैंक को वो किया था, वो कटाक्ष मारा था।
जैसे ही तुम्हारा AIIB आया अगले साल 2017 में UPSC में पेपर क्वेश्चन था ये, समझे, क्वेश्चन था ये। देखो एक ब्रिक्स बैंक भी होता है, 3 बैंक है जो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक ब्रिक्स बैंक है, ठीक है, जो संझाई में है। नहीं ब्रिक्स बाबू, ब्रिक्स मतलब तुम्हारे 5 कंट्री जो होता है। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, रसिया, हाँ, उसमें भी जो शेयर होल्डर ज़्यादा है चाइना ही है ब्रिक्स कंट्री में, बात समझे। और एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि फिलीपींस में, हर समय बोलते हैं ना तुम लोग को मनीला में है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो 3 कंट्री है जो तुम्हारा जो एशिया से रिलेटेड, सॉरी 3 बैंक है जो एशिया से रिलेटेड है। फर्स्ट AIB, एक ब्रिक्स है तुम्हारा जिसको NDP भी बोलते हैं, ठीक है, अभी ब्रिक्स ही समझो। और तीसरा क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बात समझे। देखो तो बात समझ में आ गई ना, प्रेसिडेंट ने क्या बोला। अब यहाँ पे देखो, मैं इंडिया क्यों ज्वाइन किया? इंडिया तो BRI ज्वाइन नहीं किया, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, जानते हो ना तुम लोग, इंडिया बेल्ट और रोड इनिशिएटिव नहीं किया है। मैं इंडिया ने इस चीज़ को ज्वाइन कर लिया, और सेकेंड तुम्हारा हाईएस्ट शेयर होल्डर भी है। तो इंडिया बोला कि देखिए दोनों में बहुत अंतर है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तुम्हारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से पास होता है, गिलगित बल्तिस्तान से पास होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बल्तिस्तान से पास होता है, जो POK एरिया में, वो हमारा हिस्सा है। तो हम क्यों ज्वाइन करेंगे? क्योंकि हमारा ये सॉवरेनिटी पे असर पड़ता है, इसलिए हम ज्वाइन नहीं करेंगे। बट हम ये ज्वाइन करें क्योंकि 2013 से लेकर 2016 तक जो बैठक हुआ था उसमें हम भी थे, इसलिए हम ज्वाइन करें क्योंकि, और हमें चाहिए पैसा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लोन सब चाहिए। और इंडिया को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है 2020 के आसपास, इंडिया को सबसे ज़्यादा लोन इंडिया को ही मिला था बाबू, इससे बात समझे। ये जो बताएं वही सब चीज़ है। आगे देखो, तो देखो AIB तो शुरू में लाया गया तो वही एज अ राइवल वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो जापान है, बात समझे, जो कि मनीला में है तुम्हारा फिलीपींस का, उसमें जापान सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो ये दोनों को कम्पीट करने के लिए लाया गया था, स्पेशली वर्ल्ड बैंक को कम्पीट करने के लिए लाया गया था। मगर क्या हुआ देखो, कुछ नहीं हुआ। एक तो ऐसे देखो, अभी कनाडा का वो जो कैनेडियन जो निकल के गया है एग्जीक्यूटिव, उसे और ज़्यादा गंदा छवि बनेगा इसका। देखो शुरू में स्थिति ऐसा था स्टूडेंट कि वर्ल्ड बैंक इसका बहुत सारा काम करता था, को फाउंडेड विद द वर्ल्ड बैंक और ADB। शुरू में तो ये लोग काम कर दिया इसका, क्योंकि उतना टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुआ था, बहुत सारा पेपर वर्क सब इसको नहीं आता था ठीक से, बात समझे। शुरू में वही लोग हेल्प किया है। तो अभी ट्रू सेंस में कहोगे, यदि तुमको असेस करना हो कि कहाँ तक ये पहुँचा, तो उतना भी भयानक नहीं है, राइवल बन ही नहीं पाया ये, समझे। आगे देख लो, इंडिया देखो लार्जेस्ट रिसिपिएंट है। देखो इंडिया को कितना मिला स्टूडेंट, इंडिया को $19.6 बिलियन में $4.3 बिलियन मिला है। इतना यदि राशि देने वाला था 2020 का बात है, तो इंडिया क्या है तुम्हारा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिसिपिएंट है 2 साल पहले का। और ये प्रोजेक्ट जो पैसा जो मिला है कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, देखो हमारा चेन्नई मेट्रो रेल में खर्च हुआ है, ठीक है, और तुम्हारा आसाम सेकेंडरी रोड नेटवर्क वहाँ पे भी कुछ पैसा खर्च हुआ है। तो इंडिया तो लाभार्थी रहा है इसका, और इंडिया को फ़ायदा हुआ है। इंडिया लार्जेस्ट रिसिपेंट है 2 साल पहले का। बात समझ में आ गया ना तुम लोग को? ये ख़त्म कर दिए हैं। लास्ट देखो 208 GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था 16 जून 2023 को। देखो यहाँ पे बताओ, रशिया यूक्रेन कितना दिन हो, 500 डेज से भी ऊपर हो गया, बताओ। देखो बेला, अब खाली तो न्यूज़, अभी न्यूज़ चल रहा था, समझे ना, न्यूज़ चल रहा था कि ये रशिया ने दे दिया न्यूक्लियर वेपन, दे दिया, सब लोग डर रहे थे। तो बेलारूस ने कंफर्म कर दिया, हाँ मिला है। देखो बेलारूस का जो प्रेसिडेंट है उसने बोला कि हाँ हाँ जी बहुत सारा हमको न्यूक्लियर वेपन्स रशिया से मिला है, ठीक है, और इतना खतरनाक बम है, 3 टाइम्स पावरफुल है ये, हिरोशिमा और नागासाकी का समझ उसका बोला हुआ स्टेटमेंट है स्टूडेंट, डरा ही रहा है ना वो, समझे। बेलारूस का ये जो तो तुम्हारा जो ये आदमी है लुकाशेंको, ये आदमी का नाम है जो डिक्टेटर है, और पुतिन के साथ हमेशा खड़ा रहता है वो। पुतिन बेलारूस बनाया कि नहीं बनाया, मिलिट्री अड्डा बनाया था उसको अटैक करने के लिए, यूक्रेन को अटैक करने के लिए बेलारूस ने। कल तुम लोगों को नीपर रीपर बताया गया, बताए थे ना, रसिया से पास होता है, बेलारूस में जाता है, यूक्रेन में जाता है, फिर नीचे चला आता है, हाँ हाँ ब्लैक सी में चला आएगा, कल बताए थे ना। तो एक नीपर रिवर भी याद कर लेना, याद आ गया अचानक। देखो यहाँ पे तो रसिया एंड बेलारूस बोल रहा है कि क्या करेंगे, नाटो फैलाते जा रहा है, नाटो रख दिया है पावर को, तो कुछ तो करना होगा हमें, बात समझे। तो इस तरह का जो चीज़ है ना, दिस अपीयर्स टू बी डिसइंजीनियस। क्या होता है इसका मतलब, डिसऑनेस्टी वाला स्टेटमेंट है,
कि नाटो इधर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या आंख बंद करके किसको भी न्यूक्लियर दे दोगे क्या तुम? ऐसे दिया जाता है न्यूक्लियर को क्या? न्यूक्लियर वेपन ऐसे तो नहीं दिया जाता है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाला चीज़ है ये, बात समझे? तो ये बेकार का उसका स्टेटमेंट है, ऐसे लोग कह रहे हैं। अब देखो जो यूरोप का जो कंट्रीज है जिसके पास न्यूक्लियर बम्स है, तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत फोड़ सकता है, उसका रिमोट कंट्रोल समझो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। देखो यहाँ पे जैसे बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, टर्की हो गया, इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। मतलब क्या है, परमिसिव एक्शन लिंक कोड लगा हुआ है इसमें, यानी कि कोड है एक, वो कोड मांगेगा यूनाइटेड स्टेट्स से तभी वो यूज़ कर सकता है। इसका मतलब गजब कंट्रोल है न्यूक्लियर वेपन्स पे यूनाइटेड स्टेट्स का। मैं यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, बात समझ गए ना। और ये सब बाबू लेगेसी है कोल्ड वार का, जो वेपन्स रखने का ये है, तो ठीक है उस समय स्थिति ऐसा था, तो इसलिए तुम्हारा बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी सब ने रख लिया। अभी का स्थिति तो ऐसा नहीं है कि बेलारूस को देने की जरूरत है आपको, बात समझ गए ना। तो देखो बट इन बेलारूस केस में इस तरह देना और कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये आदमी अपने आप में क्या है, ये बोला ना कि हमको कोई हेजिटेशन नहीं होगा, यदि मिन्स्क पे अटैक होगा, बेलारूस पे अटैक होगा तो हमको कोई हेजिटेशन नहीं है, इसका हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? न्यूक्लियर वेपन्स मिल गया है तो उछल रहा है वो, जैसे पाकिस्तान बोलता है ना, किधर धमकी देता है ना बीच में, फोड़ देंगे। बताओ कभी न्यूक्लियर वेपन्स देखा नहीं होगा मिनिस्टर ठीक से, और वो बोला कि हम फोड़ देंगे, तो वही वाला एक तरह से स्टेटमेंट है। तो हमें समझना होगा द ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस व्हेन रसिया एंड बेलारूस आर एक्टिव पार्टिसिपेंट। देखो ये दोनों ही पार्टिसिपेंट है। देखो तुम लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया गया क्लास में, देखो वहाँ पे वो चीज़ यूज़ किया गया है, ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस, वो डेवलपमेंट एंड चेंजेस का एग्जाम्पल है, बात समझे? जो तुम लोग को बताया गया, बिल्कुल आज हम देख रहे थे ना, हम बोला कि ये बता देना चाहिए स्टूडेंट को कि देखो ऐसे यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट कि अब क्या करोगे? चलो ठीक है, तुमने यूक्रेन को अटैक कर दिया क्योंकि यूक्रेन बार बार नाटो मेंबर बनने का कोशिश कर रहा था। बाबू तुम्हारा तो ये फिनलैंड तो बन गया ना, 31st कंट्री बना ना, नाटो का मेंबर बना ना वो। अब 1500 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? रसिया के साथ। अब क्या करोगे तुम? वो तो कितना भी बम रख सकता है वहाँ पे, कितना भी तुम्हारा तो मिलिट्री बेस बना सकता है वहाँ पे। तो अब क्या करोगे? व्हाट टू डू? जैसे यूक्रेन से बचने के लिए कि यूक्रेन हमारा थ्रेट है, नाटो यहाँ आ जाएगा, तो उसको तुमने अटैक कर दिया, अब क्या करोगे? देखते हो फिनलैंड आ गया, अब स्वीडन भी ज्वाइन हो ही जाएगा। अब फिनलैंड कितना बड़ा बाउंड्री शेयर करता है, तो ये समझना चाहिए। देखो तो वही बोल रहा है कि रसिया ने तो अटैक कर दिया यूक्रेन को, ये बोल के कि हमारा नाटो है ना, नाटो इधर बाउंड्री तक चला आ गया इसलिए करेंगे। अभी देखो फिनलैंड आ गया है, अब क्या करेगा मॉस्को? तो अभी तक सवाल आंसर नहीं है इसका, ठीक है। एट द सेम टाइम देखो, जैसे देखो एग्जांपल, नाटो का ऑफिस अलग अलग कंट्री में भी है। मैं इंडिया बोला है कि वो यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग नाटो वाला टेम्परेंट वाला आदमी नहीं है, डोंट वरी, हमारे कंट्री में भी है, बट हम वो वाला स्ट्रैटेजी से आपको कुछ अटैक नहीं करेंगे। बट ये तो तय है ना, चलो ठीक है, ये फालतू का चीज़ है। मैं ये चीज़ तो सत्य है ना कि फिनलैंड का इतना बड़ा एरिया में चला आया वो चाहेगा तो नाटो तो वहाँ तक घर बसा लेगा वो, तब क्या करेगा रसिया? यूक्रेन जो बेचारा नहीं बना था तो उसको तुमने अटैक करके ख़त्म कर दिया, अब तुम क्या इसको करोगे? ये तो नाटो मेंबर भी, इसको करोगे तो कलेक्टिव सिक्योरिटी फोर्स है, फिर तब तो बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा स्टूडेंट, बात समझे? बहुत गंदा वाला युद्ध हो जाएगा। देखो तो न्यूक्लियर वेपन्स इस तरह बेलारूस को देना, ये हॉरिबल एग्जाम्पल है, बहुत गंदा एग्जाम्पल है, ये इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, समझे ना? इसे हो सकता है कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है दुनिया के लिए, समझे ना? अब जैसे मान लो कि अब यूएस भी ताइवान में रखना शुरू कर दे इस हिसाब से, तो पैसिफिक में क्या होगा समझ जाओ, ठीक है ना? समझ रहे हो? ताइवान मान लो कि यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर आ जाए, यानी कि जानते हो ना, ऐसे भी ताइवान में कुछ होता है तो बोलता नहीं वैसे हम दे देंगे कुछ, देखो साउथ कोरिया में दिया कि नहीं दिया, तो इस हिसाब से बहुत बड़ा राइवलरी हो जाएगा और फिर वर्ल्ड वार की तरफ जा सकता है चीज़ बीच। तो गलत डिसीजन है बेलारूस को न्यूक्लियर वेपन्स देने का। दैट्स इट।